प्रोफेसर यशपाल को हम याद करना चाहते हैं। उनके ना होने से क्या होता हुआ दिख रहा है और उनके होने पर क्या क्या हुआ करता था। हमारे साथ प्रोफेसर पूर्वानंद हैं यहाँ दिल्ली से, और जयंत विष्णु नार्लिकर साहब हैं, अंतरिक्ष वैज्ञानिक। आपने मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में न जाने क्या क्या लिखा और कितना कुछ लिखा। नार्लिकर साहब, चूँकि आप स्काइप से हैं और हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे ही पहला सवाल करना चाहता हूं कि आज के दर्शकों के लिए उनकी अंतिम विदाई पर देखिए 10-5 लोग भी नहीं जा सके, फिर भी जो लोग घरों में इस वक्त देख रहे हैं वो कैसे याद करें कि प्रोफेसर यशपाल जैसा कोई शख्स उनके बीच से गया है। प्रोफेसर यशपाल चाहते थे कि जो साइंटिफिक टेम्पर है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ये बच्चों तक अच्छी तरह फैले। अब बड़ों की आशा छोड़ दीजिए, लेकिन स्कूल के बच्चे जो हैं उनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण आचरण में लाने की उनको शिक्षा मिलनी चाहिए। और उस हिसाब से हमें ये चाहिए कि जैसे कि यशपाल जी का सवाल, ये प्रयास रहा था कि हम अनेक मार्गों से बच्चों को ये सिखाएं कि कोई भी प्रश्न उनके सामने आए तो उसको किसी के खाली कहने से ये जवाब है वो जवाब है, उनको रुकना नहीं चाहिए, आगे चलकर उसकी अधिक जानकारी लेनी चाहिए, तभी वो बता सकते हैं कि उन्होंने क्या देखा, क्या सुना। ये सब काम आप लोगों ने अपने जुनून से किया या कहीं और से प्रेरणा पाकर? मैं इसलिए भी जानना चाहता हूं कि आज आपको लगता है कि पूरी जिंदगी आपने, अरविंद गुप्ता ने, प्रोफेसर यशपाल जैसे लोगों ने, पुष्प जी हैं, पुष्प भार्गव, उनका लेख में हिंदू में पढ़ रहा था कि 85 साल हो गए किसी को विज्ञान में नोबेल प्राइज नहीं मिला, क्योंकि साइंटिफिक टेम्पर की हालत यह है कि जब उन्होंने एक साइंटिफिक टेम्पर के लिए सोसाइटी बनाई तो उसके स्टेटमेंट पर वैज्ञानिकों ने ही दस्तखत करने से मना कर दिया, और विज्ञान के खिलाफ जो बातें की जाती हैं उसमें साइंस एकेडमी के लोग नहीं बोलते, वैज्ञानिक नहीं बोलते हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें अपने जो साइट्स हैं, हमारी दृष्टि कहाँ तक हम ले जा सकते हैं, तो मेरे विचार से ये साइंटिस्ट की लिस्ट की सूची लेकर उस पर साइन करने के बजाय हमें चाहिए कि हमारे नेबरहुड में जो बच्चे हैं उनको हम सवाल करके आगे बढ़ने को उद्युक्त करें तो अच्छा रहेगा। पूर्वानंद जी, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं आज के संदर्भ में यशपाल जी के ना होने का। मुझे लग रहा था कि एक खासा विडंबनापूर्ण क्षण है जिसमें यशपाल हमसे विदा हुए। जाहिर है कि अंतिम हाँ, हम गए थे। मुझे अफसोस रहा कि मैं पिछले महीनों में उनसे मिल नहीं सका, लेकिन जो चीज़ यशपाल को ख़ास बनाती है वह है इस बात पर जोर देना कि आपको बच्चों की तरह सवाल करना चाहिए। आप में इतनी निर्दोषिता होनी चाहिए कि आप उस साहस और उस निश्चलता के साथ प्रश्न कर सकें। इसका अर्थ यह है कि आप पर कोई बाहरी दबाव, वह बाहरी दबाव माता पिता का हो सकता है, परिवार का हो सकता है, सामाजिक दबाव हो सकता है, राष्ट्र का दबाव हो सकता है, इनमें से कोई भी दबाव बच्चे पर नहीं होना चाहिए। यह यशपाल का पहला सिद्धांत था। प्रश्न करने की आज़ादी, प्रश्न करने का साहस और प्रश्न करने का उल्लास, तीनों चीज़ें साथ मिली हुई। और इसीलिए यशपाल का एक बहुत लोकप्रिय काम था जिसमें वे बच्चों से प्रश्न आमंत्रित करते थे। कई अखबारों में उनके स्तंभ थे, और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने, नेशनल बुक ट्रस्ट ने उनकी किताब भी छापी, एनसीईआरटी ने, जो बच्चों ने जो सवाल किए हैं उनके यशपाल उत्तर दे रहे हैं, उनकी किताब है। और आज उनके बड़े बेटे मुझसे कह रहे थे कि इसी एक साल में जब वो नीम बेहोशी की हालत में भी थे और कभी असलियत में लौट आते थे और अब कभी किसी दूसरी असलियत में पहुंच जाते थे, उस बीच उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जब तुम मुझसे सवाल करते हो तो हो सकता है कि किसी एक सवाल का एक निश्चित जवाब हो। जैसे अगर तुम मुझसे पूछो कि बाहर बारिश हो रही है कि नहीं, तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक ऐसा सवाल भी हो सकता है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं होगा, और
उसके बारे में मुझे काफ़ी सोचना पड़ेगा और उसमें हो सकता है तुम्हारा उत्तर अलग हो और मेरा उत्तर अलग हो। और यह खास चीज़ है जो यशपाल को दूसरे वैज्ञानिकों से अलग बना देती है। यानी वे आप जब खुद बच्चे उनसे प्रश्न करते हैं तो वे देख सकते हैं कि यशपाल स्वयं जूझ रहे हैं, वे तुरंत उत्तर नहीं दे रहे हैं, उत्तर तैयार नहीं है। दरअसल प्रश्न करने और उत्तर खोजने के बीच में ही ज्ञान का निर्माण होता है। और इसीलिए यशपाल ने जो 1992-93 में जिस रिपोर्ट का जिक्र आपने किया, उस रिपोर्ट में कहा और बाद में जिस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या निर्माण की प्रक्रिया से वो जुड़े, उसके अध्यक्ष हुए 2004-05 में, उसमें उन्होंने कहा कि ज्ञान कक्षा में बनता है और वह छात्र और शिक्षक दोनों की भागीदारी से बनता है। वो बाहर से नहीं आता है। न तो शिक्षक डाकिया है जो ज्ञान लेकर आता है और न बच्चा बर्तन है जो ज्ञान को अपने अंदर ले लेता है। तो यह अहंकार किसी को नहीं होना चाहिए। वह राष्ट्र हो, अध्यापक हो, बाहर का कोई विशेषज्ञ हो, वैज्ञानिक हो, कि वह ज्ञान निर्माण कर देगा और अध्यापक का काम मात्र उस ज्ञान को पहुंचा देना होगा। बार बार 1992-93 की रिपोर्ट में भी, जो बहुत पतली सी रिपोर्ट है लेकिन क्रांतिकारी है, और वह इस वजह से क्रांतिकारी है कि उस रिपोर्ट का नाम है लर्निंग विदाउट बर्डन। उससे लोगों को भ्रम यह हुआ कि दरअसल बस्ते के भौतिक बोझ की बात हो रही है। यशपाल ये कह रहे थे कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात यह कह रहा हूं कि बच्चे को समझ की आजादी है कि नहीं। और एक दिलचस्प मुहावरा उन्होंने गढ़ा, वो था कि क्या आपकी पूरी शिक्षा बच्चे में समझ का चस्का पैदा करती है कि नहीं। तो बार बार वो कहते थे नारे की तरह, समझ का चस्का पैदा कर दे, बात खत्म हो जाएगी, चस्का लगा दो बस। यह काम आपकी पाठ्यपुस्तकें कर रही हैं कि नहीं, आपकी कक्षा कर रही है कि नहीं। लेकिन आपकी पाठ्यपुस्तकें यदि अधुनातन सूचनाओं से लदी पड़ी हैं और आपको इस बात की बेचैनी है कि आपका बच्चा पिछड़ न जाए, तो आप उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको खुलापन नहीं दे रही है, वह कक्षा में अपने प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं दे रही है। और बार बार यह कहा जाता है, जिसको यशपाल मजाक में कहा करते थे, कि जब बच्चा उठ के सवाल करता है तो कहा जाता है कि यह सवाल सिलेबस का सवाल नहीं है। लेकिन बच्चे को हमेशा सिलेबस के बाहर का सवाल करना चाहिए और अध्यापक को उस जवाब से जूझना चाहिए। तो अगर यशपाल की वैज्ञानिक चेतना या वैज्ञानिक संवेदना को हमें समझना हो तो उसकी शुरुआत यहां से होती है, सवाल करने से। और इसीलिए मैंने कहा कि समझ का चस्का पैदा करने से। और सवाल का जवाब एक नहीं होगा और वह किसी आधिकारिक स्रोत से नहीं आएगा। वह जवाब खोजने की आजादी मेरी है, और वह आधिकारिक स्रोत कोई भी हो सकता है, राष्ट्र भी हो सकता है। तो उस अर्थ में यशपाल राष्ट्रवादी भी नहीं थे, जिस अर्थ में बाकी सारे लोग बेचैन होकर खुद को कहने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि यह एक विडंबनापूर्ण क्षण था, क्योंकि यशपाल देख रहे थे पिछले 4, 5, 6 वर्षों में, 10 वर्षों में, कि आज़ादी के वक्त नेहरू युग की शुरुआत में उन्होंने जिस उत्साह से विज्ञान को लिया, जिस उत्साह से उन्होंने अंतरिक्ष को देखा, जिस उत्साह से उन्होंने भारत को बनाने की कोशिश की, वह अब किस परिणति को पहुंच रहा है। मैं साइंटिफिक टेम्पर की बात कर रहा था नार्लिकर साहब से, एक स्टेटमेंट की मैंने बात की, और संवैधानिक दायित्व भी है उसमें। हमारा संविधान हमसे उम्मीद करता है, हर नागरिक से, कि हम वैज्ञानिक सोच का वो करें। लेकिन मैं आप दोनों से, पहले आपसे और फिर नार्लिकर साहब से जानना चाहता हूँ, जब भी ये बात लेके कोई आगे बढ़ता है, धर्म, आस्था और कर्मकांड, अब तो कर्मकांड को भी बहुत सारा उसको कवरेज मिल गया है कि वो भी एक साइंस में आ गया है, वो भी जिसको एक तरह से धर्म वाले भी कर्मकांड को कभी बुरा मानते थे, वो भी अब उसको विज्ञान के दायरे में ले आए हैं। ये झगड़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि स्टेटमेंट देने से नहीं होगा, बच्चों के बीच जाकर उसकी समझदारी विकसित करने से होगा। दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। हाँ, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको खड़ा होकर यह कहना पड़ता है कि अभी जो हमारे यहाँ हो रहा है, खासकर अधिकारी जो कर रहे हैं, आधिकारिक स्रोतों से जो हो रहा है, वह गलत है। वह सिर्फ विज्ञान विरोधी नहीं है, विज्ञान विरोधी होने के कारण वो मनुष्य विरोधी भी है।
और इसी वजह से यह बात नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी तो कह पाए, और वेंकी ने लानत भेजी यहाँ की विज्ञान कांग्रेस पर और कहा कि आपने बर्दाश्त कैसे कर लिया जो नाटक हो रहा है, जो सर्कस हो रहा है विज्ञान के नाम पर यहाँ। जब बात वे कह सके, जब बात अमेरिका के वैज्ञानिक बयान देकर कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप दरअसल जिस व्यवस्था को पैदा कर रहे हैं वह विज्ञान विरोधी है, वे बयान दे रहे हैं। अमेरिका के साइको एनालिस्ट, वे भी एक तरह के वैज्ञानिक हैं, वे बयान दे रहे हैं कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति होना अमेरिका के लिए खतरनाक है। तो वे दरअसल अपने पेशे की जमीन पर खड़े होकर बोल रहे हैं, अपने ज्ञान की जमीन पर खड़े होकर बोल रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनके ज्ञान को खतरा है। जिस प्रकार का अमेरिकी वाद या जिस प्रकार का अमेरिकी राष्ट्रवाद डोनाल्ड ट्रंप प्रस्तुत कर रहे हैं, वह साइको एनालिसिस के लिए, वह मनोविज्ञान के लिए, वह विज्ञान के लिए, वह मानविकी के लिए खतरा है। तो उनको बोलना ही पड़ेगा और अपने ज्ञान की जमीन पर खड़ा होकर बोलना पड़ेगा। नार्लिकर साहब, अगर संपर्क है, हाँ, ये जो बॉम्बे का तब के बॉम्बे का स्टेटमेंट है जो जहांगीरदार साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि उसमें एक बात है कि विज्ञान को नैतिकता, एथिक्स और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, इनमें भी लागू किया जा सकता है। अभी अपूर्वानंद ने अमेरिका का उदाहरण दिया कि वहाँ के वैज्ञानिकों ने ट्रंप की राजनीति में जो प्रवृत्ति देखी, जो ट्रेंड देखे हैं, उसे विज्ञान विरोधी बताया, उसे नागरिकों के विरोधी बताया। मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जब ऐसा वक्त आता है तब भारत के वैज्ञानिक क्यों नहीं बोलते हैं? अगर वैज्ञानिक अपने पेशे की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर वो सिर्फ इसलिए कि वो एक रिसर्च कर रहे हैं, कमरे में बंद हैं, दुनिया समाज के लिए वो जरूर काम कर रहे हैं, पर क्या ये उनके राष्ट्र निर्माण का हिस्सा नहीं है उनकी तरफ से कि लैब के बाहर जिस तरह की राजनीति होती है या जिस तरह की समझ बनाई जाती है वो विज्ञान विरोधी है, तो उन्हें आकर खुलकर बोलना चाहिए। एस्ट्रोलॉजीच्या बद्दल बोल। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कुछ साल पहले यूजीसी ने एक नियम बनाया कि एस्ट्रोलॉजी, जिसको फलित ज्योतिष बोलते हैं, वो विज्ञान का एक भाग समझ के उसको यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाहिए, उस पर रिसर्च होनी चाहिए। तो ये जो कल्पना उन्होंने रखी और उसको रूल बनाया, उस समय हम लोगों में से काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया और बताया कि फलित ज्योतिष विज्ञान नहीं है, इसके काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं विज्ञान है या नहीं ये जानने के लिए, हर वक्त वो फेल हुआ है। ये सब हमने बताया, लेकिन हमारे साथ आने के लिए और वैज्ञानिक बहुत कम आगे आए। तो आप जो बता रहे हैं उस वैसा होता है। हिंदू वाले लेख का जिक्र कर रहा हूं सर, जिसमें पुष्पा सतीश धवन, जिनके नाम पर रिसर्च सेंटर है, सतीश धवन और एक तीसरे व्यक्ति, इन तीनों ने जो साइंटिफिक टेम्पर सोसाइटी बनाई थी, तो पुष्पा ने लिखा है, पुष्प भार्गव ने लिखा है हिंदू में कि जब इसी ज्योतिष वाले प्रकरण पर जब वो प्रशांत भूषण के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर रहे थे तो कोई वैज्ञानिक ही नहीं आया उनके समर्थन में। इस बारे में मुझे एक और पॉइंट बनाना है, आपके सामने रखना है जी, कि जब हम लोग किसी अंधविश्वास को बुरा मानते हैं और बुरा बतलाते हैं, तो उस समय जिसके मन में वो अंधविश्वास रहता है वो ये चाहता है कि वो और भी उसको पकड़ के रखे। जितना आप कहेंगे कि इस अंधविश्वास को हटाओ, वो उसको अपने साथ रखेगा। जैसे कि आपने वो कहानी सुनी होगी कि सूरज और हवा में ये कंपटीशन थी कि कौन स्ट्रांग है, कौन अधिक पावरफुल है। तो उन्होंने कहा वो आदमी जा रहा है कोट पहन के, तो उस आदमी का कोट जो उतार सके वो हम दोनों में से स्ट्रांग है। तो जो हवा थी वो बहुत तेज बहने लगी, इसलिए कि वो उसके ऊपर से वो कोट उड़ा दे। लेकिन जैसे जैसे वो कोट उड़ने की संभावना आई, उसने उसको अच्छी तरह से पकड़ के रखा और वो कोट निकला नहीं।
लेकिन सूरज ने क्या किया, वो जरा धीरे से और प्रकाश देने लगा, उससे जो गर्मी आई उसके कारण उसने अपना कोट निकाल के रख दिया। तो इसमें तो मुझे ये कहना है कि जब जी किसी अंधविश्वास को बहुत आक्रामक भाषा में बोलते हैं कि ये अंधविश्वास, इसको दूर रखो, तो जो अंधविश्वास रखता है वो कहेगा मैं और रखूंगा। जी उसके लिए आपको कुछ समझाने का हाँ भाग रखना तरीका और चाहिए। भाषा होनी चाहिए। एक डॉक्टर एसपी सती हैं, उन्होंने टर्निंग पॉइंट के एक वाक्य का जिक्र अभी बताया है कि जिसमें प्रोफेसर यशपाल ने कहा था कि ज्योतिष ऐसी बंद घड़ी है जो दिन में 2 बार सही समय बता देती है। तो बोलने और उसमें मैं आपकी एक कहानी भी पढ़ रहा था अभी शो में आने से पहले, नार्लिकर साहब, वामन की वापसी, तो जिसमें एक वामन रोबोट है, वो अपनी तरह का रोबोट बनाते जाता है और इंसान ही खत्म हो जाते हैं। तो जहां आप कहते हैं कि यूटोपिया में जो जीने लगते हैं वहां जीवन जाकर समाप्त हो जाता है, ऐसा कहते हैं। पर जो कहानी उन्होंने बताई आज के राजनीतिक संदर्भ में, ये बात बिल्कुल ठीक है, मैं नार्लिकर साहब से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप अंधविश्वास के खिलाफ सिर्फ नारे लगाकर उसे ख़त्म नहीं कर सकते। दरअसल वैज्ञानिक संवेदना कोई अलग से पढ़ाई जाने की चीज़ नहीं है, और ना ही साइंस के टीचरों के पास सुरक्षित और है। ना सिर्फ विज्ञान की कक्षा में पढ़ाई जाने की चीज़ है। भाषा के साथ आपका क्या रवैया होगा, मनुष्यों का एक दूसरे के बीच क्या रवैया होगा, राष्ट्रों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होगा, यह सब कुछ वैज्ञानिक संवेदना के अंतर्गत आता है। आपने शुरू में जो उद्धरण पढ़ा था वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें कहा क्या गया है? उसमें कहा गया है कि मुझे प्रयोग करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि मैं यह कह रहा हूं कोई भी सत्य अंतिम नहीं है। मैं आज जिसे सत्य कह रहा हूं वह कल उस पर सवाल उठेगा और उस पर सवाल उठाने की आज़ादी सबको होगी। लेकिन क्या यह सिर्फ इस बारे में है कि न्यूटन ने एक सिद्धांत गढ़ा जिसको बाद में आइंस्टीन ने ध्वस्त किया, इसलिए न्यूटन कहा जाता है कि न्यूटन की दुनिया की जगह आइंस्टीन की दुनिया आ गई। क्या ये सिर्फ वहां होगा? क्या ये सिर्फ बाकी सिद्धांतों में नहीं होगा? तो वह राष्ट्र के बारे में भी हो सकता है, वो मनुष्य की समझ के बारे में भी हो सकता है। तो बुनियादी चीज यह समझना है कि मैं किसी भी चीज पर सवाल कर सकता हूं, यह मेरा बुनियादी अधिकार है मनुष्य होने के कारण, और यह अधिकार मुझे किसी से प्राप्त नहीं हुआ है, यह स्वतः प्राप्त है। मेरे मनुष्य होने के चलते ही मुझे यह अधिकार प्राप्त हुआ है। मुझे यह अधिकार कोई भी नहीं देता, बाहरी सत्ता कोई भी नहीं देती, और किसी बाहरी सत्ता को इसका हक नहीं कि वो इसका नियंत्रण कर सके। तो यह इसलिए उस शुरुआती उद्धरण को याद रखने की हमें जरूरत है कि हम बार बार प्रयोग करेंगे। हमने जिसे अभी सत्य माना है, आगे की पीढ़ी जब प्रयोग करके देखना चाहेगी कि वो ठीक है कि नहीं, हम उसे आजादी देंगे, हम उसके हाथ नहीं बांध लेंगे। मैं आप लोगों के आपसे फिर आखिरी थोड़ा सा समय कम बचा है, मेरा एक सवाल उसमें था कि क्या जाते जाते यशपाल ने विज्ञान की हार देखी, या उन लोगों का जो भी प्रयास है, प्रोफेसर यशपाल, नार्लिकर साहब या अरविंद गुप्ता जैसे जुनूनी लोगों का, उसकी एक जीत है, या वो एक ठोस जगह पर पहुंचती हुई दिखी, देख कर गए वो की जो बात हुई थी। यशपाल के साथ जो एक खास चीज थी, वो ये कि वे दुर्धर्ष आशावादी थे। मैं उनके मुकाबले युवा हूं, लेकिन जब भी मैं निराश होकर पहुंचता था, यशपाल का कहना था कि हार नहीं है, क्योंकि अगर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो और तुम्हें ऐसा लगता है तुम पहुंच गए और हर चीज तुम्हारे पास होनी चाहिए, तो फिर तुम्हारे होने का फायदा क्या है? तो हम लोग बार बार जो यशपाल के पास जाते थे निराशा के क्षणों में, वो इसलिए कि वहां से एक खुराक, एक ऊर्जा हमें मिल जाएगी, जो एक तरह की कॉस्मिक किरण जिसके वे विशेषज्ञ थे, उसको लेकर वापस लौट आते थे कि नहीं, हार नहीं है। इसलिए आपने यह कहा कि विज्ञान, क्या उन्होंने विज्ञान की हार देखी? उन्होंने यह देखा कि संघर्ष का एक नया दौर शुरू हो गया है।